नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन में स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम बात करेंगे ब्रेन अटैक के बारे में। ब्रेन अटैक शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। अक्सर आपने हार्ट अटैक के बारे में तो सुना ही होगा। ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। लेकिन इसके क्या लक्षण होते हैं और ये बीमारी कैसे होती है, ये बताएंगे आज हमारे साथ मौजूद इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निपुण पुराणिक। सर, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। निपुण जी, न्यूरोलॉजी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट का इसमें क्या काम होता है? न्यूरोलॉजी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसका इनमें से बहुत सारी बीमारियों का पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस भी है। यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा ब्रेन के बारे में बताने से। हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है शरीर का जो कि पूरा शरीर ही चलाता है। बोलना, समझना, याददाश्त, चलना फिरना, ये जो सारे फंक्शंस हैं बॉडी के, ये सब ब्रेन और न्यूरल नर्वस सिस्टम के वजह से ही होते हैं। तो ब्रेन से जुड़ी हुई और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके वजह से हमारे पास मरीज आते हैं। उदाहरण के तौर पे जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, स्ट्रोक, दूसरा एपिलेप्सी या मिर्गी, तीसरा माइग्रेन या अलग अलग प्रकार के सर दर्द, चौथा हेड इंजरी, पांचवा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा नसों से जो जुड़ी हुई बीमारियां या जिसे कहते हैं न्यूरोपैथी, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं। और मसल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे विभिन्न प्रकार की मायोपैथी, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही आते हैं। जो आपने मुझसे दूसरा प्रश्न पूछा कि इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी क्या है, तो ये एक नई प्रकार की ब्रांच है जिसके वजह से हम ब्रेन के अंदर बिना ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ब्रेन के अंदर मतलब ब्रेन के जो नलियां हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेन को, उसके अंदर हम बिना चीरफाड़ करे फीमोरल धमनी से जाकर हम ब्रेन में उत्पन्न होने वाली कई बीमारियां जैसे लकवा, एन्यूरिज्म, एवीएम, इस प्रकार की बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसमें हम मरीजों का फ़ायदा कर सकते हैं। और ये जो ब्रांच है ये कैथ लैब में होती है, जिसके लिए अस्पताल में कैथ लैब की होने की आवश्यकता रहती है। अच्छा, आपने अभी बताया सर हम स्ट्रोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्ट्रोक बेसिकली क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? क्या ये हार्ट अटैक से डिफरेंट होता है? किस प्रकार ये डिफरेंट होता है? स्ट्रोक या ब्रेन अटैक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस है और लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि हर 6 में से एक व्यक्ति को ब्रेन अटैक या स्ट्रोक होने का चांस होता है। स्पेशली एज जिनकी ज़्यादा होती है उनमें ये चांस बहुत ज़्यादा, 4 में से एक व्यक्ति को भी होने की संभावना है। हार्ट अटैक को समझना थोड़ा सरल है क्योंकि अगर व्यक्ति को चेस्ट पेन हो जाता है तो वो सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। लेकिन ब्रेन अटैक समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ब्रेन अटैक के लक्षण जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ब्रेन अटैक के बारे में हम नहीं जान सकते। तो ब्रेन अटैक अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों होता है, तो उसकी वजह है कि ब्रेन या मस्तिष्क हमारा एक ऐसा अंग है जो बिना ग्लूकोज और बिना ब्लड के बहुत कम देर जिंदा रह पाता है। ब्रेन की कोशिकाएं या न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, वो ब्लड के आभास में बहुत तेज़ी से नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो यदि कोई खून का थक्का नली को ब्लॉक कर देता है और यदि कोई नली फट जाती है तो ब्रेन तेजी से नष्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ब्रेन अटैक होता है। सर, इसके लक्षण आपने बताया कि पहचानना बहुत मुश्किल होता है। क्या इसके लक्षण रहते हैं और अगर आप दर्शकों को बता सके कि इसके लक्षण कैसे पहचानें और अगर ये लक्षण समझ में आ जाते हैं तो इसका प्राथमिक उपचार क्या करें या फिर जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहे? अगर किसी पेशेंट को ये लकवा मार जाता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है तो उसको कैसे पहचानें और क्या करें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि इसके लक्षण क्या है, क्योंकि जब तक हम लक्षण नहीं पहचानेंगे हम बीमारी को नहीं जान पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीमारी को जानिए, क्योंकि अगर आप इसमें समय गंवाएंगे इस बीमारी को ट्रीट करने में तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं जैसे बाद में भी समझाऊंगा, टाइम इज़ ब्रेन। अगर आपने समय गंवाया तो आपने
ब्रेन गंवाया। तो इसके लक्षण को सरल करने के लिए एक न्यूमोनिक है जिसे हम बी फास्ट के रूप में जान सकते हैं या बचाव के रूप में हिंदी में जान सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये बीमारी अचानक आती है। एक क्षण के लिए व्यक्ति नॉर्मल है, बात कर रहा है, दूसरे क्षण ही अगर उसको तकलीफ हो जाए, उदाहरण के तौर पर उसका मुंह तिरछा हो जाए इस प्रकार से, या बोलने में तकलीफ आने लगे, उसको समझने में तकलीफ आने लगे, या उसका एक हाथ गिरने लगे, एक हाथ की पकड़ कमज़ोर होने लगे, या एक साइड पूरा हाथ और पैर का कमज़ोर होने लगे, तो यह लकवे के लक्षण हैं। इसमें आपको समय बिल्कुल व्यर्थ न गवाते हुए सीधे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला, इसका न्यूमोनिक है बी फास्ट। सो बी से बैलेंस, अगर उसको अचानक चलने में दिक्कत आने लगे। ई से आए, अगर उसको दिखने में तकलीफ होने लगे। एफ से फेस, अगर मुंह तिरछा हो जाए। ए से आर्म, अगर हाथ गिरने लगे या हाथ की पकड़ कमज़ोर होने लगे। एस से स्पीच, बोलने में या समझने में तकलीफ आने लगे। और टी से टाइम। तो एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, बी फास्ट अगर आप न्यूमोनिक अपना जहन में रख लें तो शायद आप इसके लक्षण कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरी बात जो मैंने कही कि इसमें व्यक्ति अचानक बीमार पड़ता है, मतलब ये एक इमरजेंसी होती है। एक क्षण के लिए व्यक्ति ठीक रहता है, दूसरे क्षण ही उसको इनमें से कोई लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आपने मुझसे पूछा कि ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या इसका प्राथमिक उपचार है या नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि लकवे की बीमारी में कोई प्राथमिक उपचार नहीं है। आप प्लीज़ किसी मालिश में मत पड़िए, या किसी छोटे क्लिनिक में मत जाइए, या किसी छोटे अस्पताल में मत जाइए। सीधा मरीज को लेके एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाइए। अब यहाँ पर बात जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है। स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पे स्ट्रोक या लकवा या ब्रेन अटैक को ट्रीट करने की सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। उदाहरण के तौर पर जहाँ पर सीटी, एमआरआई, आईसीयू, कैथ लैब और ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन मौजूद हैं, उसी को हम एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बोलते हैं। सारे अस्पताल स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई सर कि अगर ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है किसी पेशेंट को तो उसका कोई प्राथमिक उपचार नहीं होता है। तो आप कोई भी प्राथमिक उपचार करने में देरी ना करें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम रहता है अगर आपको ये ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक आता है तो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको इसके लक्षण समझ में आ जाते हैं, जैसा कि सर ने बताया कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, बी फास्ट के एग्जाम्पल दे के आपने बताया कि क्या इसके लक्षण होते हैं, तो अगर आप ये लक्षण पहचान लें तो जल्द से जल्द एक स्ट्रोक रेडी अस्पताल में आप पहुंचें। स्ट्रोक रेडी अस्पताल का भी मतलब आपने समझाया कि जहां पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। सर, आपने बताया कि ये बीमारी अचानक आती है, पहले से पता नहीं होता है, लेकिन इसका कोई कारण होता है कि पहले की कोई चोट हो या फिर पहले से किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जिसकी वजह से ये स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं? इस प्रकार से कोई सिम्टम्स होते हैं या फिर कोई कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आता है? बिल्कुल। तो जैसे सिम्टम्स तो मैंने आपको बी फास्ट के रूप में समझा ही दिए। जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने मरीज को स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में लाया, तो फिर क्या होता है ऐसे में मरीजों का। सबसे पहले हम तुरंत मरीज की न्यूरो इमेजिंग करते हैं। न्यूरो इमेजिंग का मतलब है सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन। तो उसमें हमको कारण समझ आता है, क्योंकि मुख्यतः स्ट्रोक दो वजह से होता है। एक तो क्लॉट अगर नली को ब्लॉक कर दे उसके वजह से, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। 80% स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है जो क्लॉट के वजह से होता है। और दूसरा हीमरेजिक स्ट्रोक, जिसका मतलब है नली के फटने के वजह से। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं। यहाँ पर मैं अब अपने पुराने जो मैंने बात कही उस पर आऊँगा, टाइम इज़ ब्रेन। क्योंकि अगर व्यक्ति का हम स्ट्रोक के मरीज को हम यदि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में समय पे ले आते हैं, क्या समय बेहतर है कि हम 3 घंटे के अंदर अगर मरीज को ले आएँ, मरीज का सीटी स्कैन हो जाए और उसमें ये पता चल जाए कि मरीज को क्लॉट या इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो हम एक क्लॉट गलाने का इंजेक्शन समय पे दे सकते हैं। जितना जल्दी आप लाएंगे उतना जल्दी इंजेक्शन के रिजल्ट अच्छे होंगे। दूसरी बात, यदि मरीज को
किसी बड़ी नली में क्लॉट के वजह से इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है तो ऐसे में देखा गया है कि वो इंजेक्शन भी कारगर सिद्ध नहीं होता। तो मैंने पहले जो आपको इंटरवेंशन की बात बताई, ऐसे में हम मरीज को सीधे कैथ लैब में ले जाते हैं और क्लॉट को निकाल देते हैं। जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, वैसे ही हम मरीज को कैथ लैब में ले जाकर एंजियोग्राफी पद्धति द्वारा कैथेटर को सीधे क्लॉट में ले जाकर क्लॉट को खींच के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, ये कैथ लैब में होता है। और ये भी अगर अपन जितना जल्दी कर सकें, 6 से 8 घंटे के अंदर ये वाली प्रक्रिया होने पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप खुद समझेंगे कि स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में सब सुविधाएं हैं, तभी हम ये सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीयू का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दिनों तक मरीजों को आईसीयू में रखना पड़ता है। साथ ही साथ न्यूरोसर्जन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में सर्जरी लगे तो उसके लिए न्यूरोसर्जन भी आवश्यक रहते हैं। तीसरा, एक अच्छा रिहैब डिपार्टमेंट होना चाहिए कि स्ट्रोक के मरीज जल्दी से रिकवर हों ये सब होने के बाद, जिसके लिए फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी आदि की सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो ये पूरा एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है। जी, निपुण जी, अभी आपने बताया कि 2 प्रकार से स्ट्रोक होते हैं, थक्के होने की वजह से या फिर नली फट जाने की वजह से। ये खून का जो थक्का होता है, जो आपने बताया ब्लड क्लॉटिंग जिसे हम बोलते हैं, ये किस कारण से ब्रेन में होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आजकल लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोविड के पेशेंट, क्योंकि हमारा कोविड का ही पिछले 2 साल से दौर चला आ रहा है, तो क्या कोविड के पेशेंट्स को ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और क्यों होते हैं? तो पहले प्रश्न मैं आपका लूँगा कि इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक के क्या कारण होते हैं। तो इसमें अपन रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं, और यहाँ पे जैसा आप बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे मुख्य कारण होता है ब्लड प्रेशर। तो हाई बीपी वाले मरीजों को अपना बीपी चेक करना चाहिए और उसका नियमित रूप से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे मरीज लो बीपी कह के आते हैं कि हमारा बीपी लो हो गया। आप ये जानिए कि लो बीपी जैसी कोई बीमारी नहीं होती। जब तक आप अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएंगे तब तक अपने को ये पता नहीं चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है। और लकवे के मरीज मतलब अगर हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब आपका बीपी कॉन्स्टेंटली 140/80 या 140/90 से ऊपर है, तो आप हाई बीपी की श्रेणी में आते हैं और आपका रेगुलर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने कहा ब्लड प्रेशर। दूसरा, डायबिटीज़ के मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अपनी शुगर टेस्ट कराते रहिए और उसका नियमित रूप से इलाज लीजिए। तीसरा मुख्य कारण है फिज़िकल इनएक्टिविटी। आज के दौर पे जब सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हमको वैसे भी फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ ध्यान कम हो गया है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शेड्यूल में से आधा घंटा एक्सरसाइज, मुख्यतः एरोबिक एक्सरसाइज या योगा या जो भी हम जिसमें भी रुचि है उसकी तरफ दें, क्योंकि अगर एक्सरसाइज हम नियमित रूप से करेंगे तो स्ट्रोक का चांस कम हो जाएगा। चौथा है हार्ट डिसीज़ वाले मरीज। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनमें ये देखा गया है कि लकवे का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट में रिदम प्रॉब्लम्स होती है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, और ऐसे में क्लॉट बनने की प्रवृत्ति हार्ट में ज़्यादा होती है। और अगर हार्ट में क्लॉट बनते हैं तो वही क्लॉट ब्रेन में चले जाते हैं। तो हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज़ जिन भी मरीजों को है उनको नियमित रूप से ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए, जिससे कि स्ट्रोक की संभावना कम हो। पांचवा कारण, जो कि हम सब जानते भी हैं, कि सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से नलियों में चर्बी जमा हो जाती है और स्ट्रोक बढ़ जाता है। छठा कारण, एक्सेसिव अल्कोहल लेना या ज़्यादा मात्रा में शराब पीना। अगर हम ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं तो नली के फटने के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब हेमरेजिक स्ट्रोक बढ़ने का चांस रहता है, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। सातवां है कि मोटापा से भी स्ट्रोक होता है, तो संतुलित आहार लेना चाहिए, फल और हरी सब्जी डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए और मोटापे से बचना चाहिए। और आठवां है उच्च रक्तचाप, या फिर अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऐसे में भी स्ट्रोक का चांस बढ़ता है। तो अपना लिपिड प्रोफाइल एटलीस्ट साल में एक बार आप करवाइए, और अगर इसमें कुछ खराबी हो तो उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। जहाँ तक कि कोविड की बात आपने करी, तो कोविड में ऐसा देखा गया है कि स्ट्रोक ज़्यादा चांसेस हैं स्ट्रोक के होने के, क्योंकि कोविड में क्लॉट मतलब
क्लॉट बनने की प्रवृत्ति शरीर में बढ़ जाती है। और कोविड वाले स्ट्रोक हमने जो पिछले 2 डेढ़ सालों में एक्सपीरियंस करे वो ज़्यादा घातक और ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और उनसे बचने में तकलीफ़ उनसे बच निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें भी उपचार वही है, प्रोटोकॉल्स वही हैं जो कि एक नॉर्मल स्ट्रोक में होते हैं। बाकी मैं अपने जनता को और जो भी श्रोतक हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को लकवा हुआ है उनको कोविड की वैक्सीन लगनी चाहिए, क्योंकि अभी वैक्सीन बहुत ज़रूरी है लगाना कोविड से बचने के लिए। और ऐसे में जो भी आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं वो आप नियमित रूप से लेते रहिए और वैक्सीन भी लगवाइए। जी, बिल्कुल निपुण जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर निपुण पुराणिक को, जो कि इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक के ऊपर, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर। निपुण जी, आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि कारण क्या हो सकते हैं किसी के ब्रेन स्ट्रोक आने के। अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक किस कारण से आता है। तो आपने बताया कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे कारण होते हैं। आपने बताया कि स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक आए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पैकेट्स पे लिखा हुआ स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। हम प्रसारणों में भी देखते हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते हैं कि ये किस हद तक हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों को लगता है कि अक्सर स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर हो सकता है, लेकिन आपको एकदम से ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, और ये जानलेवा तो है ही। मतलब अगर उसका सही तरीके से उपचार ना किया जाए, सही समय पर उपचार ना किया जाए, तो ये बिल्कुल जानलेवा है। सर, अक्सर हम देखते हैं कि 9 to 5 जिनकी ज़िंदगी होती है, जो एक मोनोटोनस लाइफ जिसको बोलते हैं, जो जीते हैं, काफ़ी प्रेशर वाला काम रहता है, वो लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हम एक ब्रेक पे चले जाएं, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके आएँ। तो सर, इससे क्या एक्चुअल में प्रेशर रिलीज़ होता है? और अगर इंसान अपनी ये जो लाइफ है मोनोटोनस, जिसमें उनको प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, उससे ब्रेक ना ले, तो क्या उनके बीमार पड़ने के, उनके ब्रेन के बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं? और क्या एक ब्रेक लेने से उससे मदद मिल सकती है? तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रोक से तो रिलेशन नहीं है इस बात का सीधा जी, सीधा, लेकिन माइंड से ज़रूर है। बिल्कुल। मतलब एक मेंटल हेल्थ जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा होने लग गई जी, है कि मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम कोई हॉबी नहीं रखेंगे और अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे और केवल एक मोनोटोनस 9 to 5 ज़िंदगी जिएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं शायद हमारे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, और मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और ये वाली बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो मैं यही सोचूंगा कि आपको भी एक ब्रेक लेना चाहिए अपनी नॉर्मल लाइफ से। और खैर वो सब लोगों के लिए अलग रहता है, सबको एक सी चीज़ें पसंद नहीं आती, पर हाँ एक अपनी हॉबी होनी चाहिए, और जो भी एक आउट ऑफ द फील्ड इंटरेस्ट है वो एक ज़रूर सबका कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके। सर, कमिंग बैक टू स्ट्रोक, अभी हम लक्षण के बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो ये जो लक्षण होते हैं, इसके अलावा स्ट्रोक आने के लिए एज फैक्टर भी होता है क्या? एज फैक्टर इसमें मैटर करता है क्या, कि कम उम्र के लोगों को नहीं आ सकता, या फिर केवल ज़्यादा उम्र के लोगों को ही आएगा ब्रेन स्ट्रोक? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा रोल है। यूजुअली स्ट्रोक तो ओल्ड एज की बीमारी मानी जाती है कि 50-60 के बाद, क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सारा इंसिडेंस भी लेट एज में होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इंडिया में और एशिया में यंग स्ट्रोक का भी बहुत बड़ा परसेंटेज है। मतलब हम बहुत बार देखते हैं, महीने में 1 या 2 केस तो ज़रूर देखने में आते हैं कि 30 साल का कोई व्यक्ति है उसको स्ट्रोक हो गया, और 40 साल में तो खैर होता ही है। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई कमाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से स्ट्रोक हो जाए और वो अपाहिज हो जाए, तो पूरी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। पूरा मतलब फैमिली का तो स्ट्रक्चर ही ख़राब हो जाएगा। इसीलिए भी लक्षण जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कमाने वाले व्यक्ति को ही स्ट्रोक हो जाए और सही समय पे सही जगह पे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाए, और वो फिज़िकली डिसेबल्ड हो जाए या उसको डिसेबिलिटी आ जाए, यहाँ पे मैं अपने आज श्रोताओं को एक बात बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ फिज़िकल डिसेबिलिटी। मतलब अपाहिज होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण स्ट्रोक है वर्ल्ड ओवर, और इंडिया में यह तीसरा प्रमुख कारण है मृत्यु का। तो इसका पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और इसलिए भी ज़्यादा है जैसे कि आपने प्रश्न किया कि ये यंग लोगों में हमारे देश में ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। जी।
निपुण जी, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल्स की, और उसमें आपने बताया कि उपचार किस तरीके से, एक बार जब पेशेंट आ जाता है तो उसमें उपचार किस तरीके से किया जाता है। इसमें सर क्या सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन है? और अगर नहीं, तो क्या कौन-कौन सी तकनीक है जिससे ब्रेन स्ट्रोक को ट्रीट किया जा सकता है? तो यहाँ पे मैं वही रिवाइज़ ही करना चाहूँगा जो मैंने पहले बोला कि अगर हम शुरू के 3 घंटे या साढ़े 4 घंटे के अंदर आते हैं तो क्लॉट गलाने की दवा दे सकते हैं, अगर इस्केमिक स्ट्रोक है, क्लॉट वाला स्ट्रोक है जी। तो। और इसके अलावा स्ट्रोक अगर बड़े आर्टरी में क्लॉट की वजह से है तो उसे हम कैथ लैब में ले जाकर क्लॉट को निकाल सकते हैं। तो ये सर्जरी नहीं कहलाती है, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कहलाती है। अच्छा। और अगर सपोज पेशेंट लेट आता है या पेशेंट को बड़ा क्लॉट है तो उसमें हम जान बचाने के लिए सर्जरी करते हैं, जिसको डीकम्प्रेशन बोलते हैं, डीकम्प्रेसिव हेमिक्रेनेक्टमी बोलते हैं। जी। तो उसमें न्यूरोसर्जन का रोल बेशक रहता है। जी। इसके अलावा स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई, उसके अलावा अगर एक बार व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है तो उसको सेकेंड टाइम भी स्ट्रोक आने का चांस होता है। साल में 10% तक का चांस है दूसरी बार स्ट्रोक आने का। इसीलिए मरीजों को खून पतला करने की दवा जैसे इकोस्प्रिन हम हमेशा लेने को कहते हैं, क्योंकि अगर आपने ये दवाएं समय पे नहीं ली या दवा लेना छोड़ दिया तो फिर आपको दोबारा स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ आपको अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और ये तो टेस्ट कराना ही रहता है, लेकिन क्लॉट मतलब खून पतला करने की दवा भी आपको लेते रहना पड़ता है। ये मैं इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में कह रहा हूँ। हेमरेजिक स्ट्रोक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि जो इसमें सर्जरी है उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, पर कई बार लाइफ सेविंग सर्जरी हम कराते हैं। ऐसे में मरीज को आईसीयू में रखना पड़ता है बहुत समय तक, और यदि हेमरेजिक स्ट्रोक वाला मरीज, हेमरेज वाला मरीज ठीक हो जाता है तो उसको भी अपना बीपी कंट्रोल में रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि विंडो पीरियड में नहीं आ पाते, या विंडो पीरियड में आने के बाद भी, ये सब उपचार लेने के बाद भी उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। क्या क्या रह सकती हैं? एक साइड पैरालाइज रह सकता है, या पूरा पावर नहीं आया, या फिर स्पास्टिसिटी हो जाती है, ऐठन आ जाती है हाथों में, या फिर बोलने में तकलीफ, अफेजिया हो जाता है। तो उन लोगों को भी हार नहीं माननी चाहिए। उनको फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी और स्पीच थेरेपी का सहारा लेना चाहिए और नियमित अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, काफ़ी हद तक वो एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, और जो उनके लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं। तो एक बार स्ट्रोक हो गया तो भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पहले के ज़माने में हम ये मानते थे कि ब्रेन में रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हिस्सा ख़राब हो गया है वो तो ठीक है, लेकिन ब्रेन का जो हिस्सा नॉर्मल है वो इस ख़राब हिस्से का काम धीरे धीरे सीख लेता है। तो वो एक रीट्रेनिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो प्रोसेस चालू हो जाता है, जिसमें फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी बहुत हेल्प करते हैं। और आजकल रोबोटिक रिहैब के मदद से भी ये सारा प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया है। तो रिहैब में भी बहुत बड़ा आजकल रिसर्च हो रही है, और इसके भी रिजल्ट्स दिन पे दिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं। जैसे कि एक्यूट स्ट्रोक केयर में एक क्रांति सी आ गई है, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी जिसे कहते हैं, क्लॉट निकलने वाली प्रक्रिया है, उसके द्वारा वैसे ही रिहैब में भी बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट आया है पिछले कुछ सालों में। जी। सर, ये रोबोटिक रिहैब अभी आपने बात की, ये क्या है? ये रोबोटिक रिहैब किस तरीके से मरीज़ के ऊपर काम करता है? इसके अंदर हम बेसिकली यू हैव टू गो टू अ वेरी गुड सेंटर जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों। और इसके अंदर जैसे उदाहरण के तौर पे जो पैरालाइज लिम्ब है उसको ज़्यादा काम करे, इसलिए हम जो नॉर्मल लिम्ब है उसको बांध देते हैं, रिस्ट्रेंट थेरेपी कहते हैं। और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी हम रिहैब में हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ है तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्ट्रोक के मरीजों में एक और नई क्रांति आई है, जिसको हम रैपिड सॉफ्टवेयर कहते हैं। या फिर जब भी मरीज हमारा अस्पताल में आता है, हमें अर्जेंट सीटी या एमआरआई कराना पड़ता है ये देखने के लिए कि लकवे का कारण क्या है, क्लॉट के वजह से है, और क्लॉट है तो कहाँ है, कितना बड़ा है। तो एक नया मशीन आया है, या नया एआई पद्धति द्वारा एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, जिसके अंदर 3 मिनट के अंदर ही हम ये पता कर लेते हैं कि क्लॉट कहाँ पर है, कितना बड़ा है, और स्ट्रोक की वजह क्या है। तो आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि और नई
तकनीक आती जाएंगी और स्ट्रोक का केयर अच्छा होता जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। निपुण जी, हम थोड़ी देर पहले प्रिवेंशन की बात कर रहे थे, तो क्या एक्सरसाइज़, योगा और डाइट भी इस प्रिवेंशन में हेल्प करता है? बिल्कुल, जैसा मैंने वो 8 पॉइंट्स बोले तो उसके अंदर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक जी, का और हार्ट अटैक का। जी, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें न केवल स्ट्रोक से बचाती हैं, बल्कि बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसमें इनका पॉजिटिव असर है। जैसे हार्ट अटैक से भी बचने के लिए यही सब है। जी, और डिमेंशिया से, जैसे वो भी एक बहुत ही ख़राब बीमारी होती है ब्रेन की, जिसमें व्यक्ति भूलने लग जाता है, तो उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है, न केवल स्ट्रोक के लिए बट बहुत सारी और बीमारियों के लिए, जिसमें हार्ट अटैक, डिमेंशिया और अन्य बीमारियां भी शामिल हैं। बिल्कुल, बिल्कुल निपुण जी, आज आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि एक्सरसाइज़, योगा, डाइट, ये सारी चीज़ें हमें किसी बीमारी के लिए किसी बीमारी का होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात आपने बताई कि अगर किसी को स्ट्रोक आ भी जाता है, उन्हें कोई डिफेक्ट हो भी जाता है, तो भी हार नहीं माननी है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग हार नहीं मानेगा, तब तक आप चलते रहेंगे। बहुत अच्छी आपने बातें बताई निपुण जी, धन्यवाद आपका यहाँ पे हमें समय देने के लिए। दर्शकों, आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ, देखते रहिए दूरदर्शन।